Yes. So am I audible? मानस, हर्षित, अच्छा तुम अभी म्यूटेड हो। हाँ जी, am I audible? आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, सर। sir. यस Okay. सर। So जरा मुझे याद दिलाओ बच्चों, लास्ट हमने क्या क्या कर लिया था? ट्रायंगल लॉ की शायद डेफिनेशन ही करी थी, पूरा नहीं हुआ था? Yes, sir. नहीं बता। पूरा नहीं हुआ था ना? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, आज शायद कोई एक फर्स्ट क्लास वाला भी बच्चा है। आज किसकी फर्स्ट क्लास है? मानस, नुरबू फर्स्ट क्लास है और रविराज फर्स्ट क्लास है। अच्छा, रविराज को नहीं। शिवांग, नुरबू, आज थोड़ा सा ना तुम्हें पेशेंस रखना होगा। आपको बैकअप जब मिलेगी तो फिर चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये हम सब डिस्कस कर चुके थे। जैसे एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर रहा हूँ कि दो वेक्टर्स के लिए वैलिड है, एट अ टाइम आप दो वेक्टर्स के साथ डील करेंगे। उसके पास जो वेक्टर्स होंगे, दोस वेक्टर्स शुड बी इन सेम ऑर्डर। Vectors should be in same order. ये हमने डिस्कस कर दिया था। सेम ऑर्डर भी हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर्स अगर सेम ऑर्डर में है, दैट मींस हेड और टेल कोइंसाइड करेंगे। कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं दो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हैं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, सो हेड और टेल इनके कोइंसाइड करेंगे। मैं आपसे कहता हूं वेक्टर आर कैलकुलेट करो, वेक्टर आर इज सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नाउ तो ये दोनों सेम ऑर्डर में। सर ये तो कर नहीं लिया था। ये मैंने डिराइव नहीं करवाया था, ओह ओके। डेरिवेशन करानी है मुझे। नीट वाली बैच में मैंने कंप्लीट करा दिया था, जेई वाले में कहाँ कराया मैंने अभी, तो मुझे कराना है। भाई जो बच्चे नीट और जेई दोनों में आ रहे हैं, देखिए आपको तो हर चीज दो बार हो ही जाएगी, लेकिन यहाँ मैंने डिराइव नहीं कराया एक बार भी। ए और बी वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज दिस थीटा। आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। रिजल्टेंट इज वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी। नाउ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज थीटा। नाउ सो दिस इज वेक्टर सम। इसे मैं बहुत तेजी से करूंगा क्योंकि जो मैंने पैरेललोग्राम लॉ में किया था उसी को एग्जैक्टली रिपीट करना है। दिस इज वेक्टर सम। इस वेक्टर सम को सॉल्व करने के तीन स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन, विच इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। स्टेप वन इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ये ले लिया आपने। इट्स स्टेप टू। स्टेप टू में आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आप डेराइव करोगे। डेरिवेशन एग्जैक्टली वही होगी जैसी डेरिवेशंस आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में की थी। तो ये ए हो गया, यहां से आपने एक नॉर्मल ले लिया, यहां एक नॉर्मल ड्रॉप किया। दिस इज एन, इसका कुछ आप नाम दे दो। दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, दिस इज एस, दिस इज एन। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हर साइड एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। सो पी क्यू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू एस रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, पी एस जो होगा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। समक्ष अभी थोड़े टाइम तक समझ में कम आएगा, अभी रुक जाओ। पीएस, हम दो वेक्टर्स को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने के लिए आपने ए और बी को ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। जो क्लोजिंग साइड होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेगी। अब आपको आर का मैग्नीट्यूड चाहिए। आर के मैग्नीट्यूड के लिए मुझे यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो मैंने फ्रॉम एस यहाँ नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, ये नॉर्मल आपने ड्रॉप कर दिया। तो
तो ये जो पी क्यू है ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, क्यू एस जो है ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, जो आप पी एस ले रहे हो ये आर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब देखो इस ट्राइंगल में क्यू एन एस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल क्यू एन एस, इस क्यू एन एस ट्राइंगल के अंदर देखिए आप कॉस थीटा जब कैलकुलेट करोगे, जो लोग पैरेललोग्राम लॉ कर चुके हैं उन्हें देखिएगा स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट डेरिवेशन रिपीट हो रही है। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो दैट इज qn डिवाइडेड बाय qs। सो cos थीटा आ गया बेस विच इज qn डिवाइडेड बाय qs विच इज b। तो यहां से qn आ जाएगा विच इज b cos थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, या इसे 1 लेते हैं, इसे 2 कहते हैं, इसे 3 कहते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद आपको इसी इक्वेशन में Sn चाहिए। Sn के लिए आप सिंपली साइन थीटा यूज कीजिए। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर विच इज Sn डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस विच इज Qs। सो साइन थीटा इज Sn डिवाइडेड बाय Qs, ये Qs वेक्टर b है तो b। सो यहां से Sn आ गया, Sn इज b sin थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब आप एक काम कीजिए, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PNS, दिस राइट एंगल ट्राइंगल PNS, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो PS का जो स्क्वायर होगा दैट इज आप लिख सकते हैं PN स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। यहां से आपको देखिएगा एक एक लाइन पैरेललोग्राम लॉ की रिपीट हो रही है। PN को आप लिख सकते हैं PQ प्लस QN, सो योर PS स्क्वायर इज PQ प्लस QN का होल स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। तो आप यहां से PS लिख सकते हैं, इट्स रूट ओवर इट्स PQ प्लस QN का स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर, दैट्स इक्वेशन नंबर 6। अब देखो PS चाहिए आपको, PS पता है R, PQ चाहिए इट्स A, QN चाहिए विच इज B cos थीटा, SN चाहिए विच इज B sin थीटा। तो आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, सब 4, 5 सबको उठाकर 6 में रख दीजिए। जब आप 6 में रखेंगे तो आपका R आ जाएगा विच इज रूट ओवर इट्स PQ, PQ इज इट्स A प्लस QN, QN कितना है, QN B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस SN, SN इज B sin थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 नाउ। चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। और आज जो नए स्टूडेंट्स हैं या बहुत दिनों के बाद जो आए, सिर्फ एक सेवांग नया है और जानवी, हर्षित, गौरव सब थे। समक्ष आज तुम्हारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आज तुम्हारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। तुमने सब मिस कर दिया। वेक्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तुम थे, काफी टाइम बाद आए हो, तो मैं जस्ट इस सेक्शन को आज कंप्लीट कर दूं फिर तुम्हारे समझ में आना शुरू होगा। लेकिन तुम्हें क्लास में रहना है, छोड़ना नहीं है। जो थोड़ा कुछ भी तुम सीखोगे वो मुझे बैकअप देना आसान हो जाएगा, एटलीस्ट तुम्हारे पास नोट्स होंगे। सो नोट सारा करना, समक्ष छोड़ना कुछ भी नहीं। इतना लिखिए और मुझे बताइए इसमें कोई डाउट है तो। और तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही बोलता चला जा रहा हूँ। तुम तो अनम्यूट होके बताते हो मुझे। ओके सर। ओके। और ना अभी यहां से सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ से मैं बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं करा सकता। असल में जेई में सिर्फ वेक्टर्स से न्यूमेरिकल्स नहीं आते। जेई वेक्टर्स को यूज करता है एज अ टूल।
इसके अलावा जो आप करेंगे आगे उन सब में वेक्टर्स ऐसा टूल होगा, तो फिर मिलाकर न्यूमेरिकल्स आते हैं। इतना जल्दी लिखो, अब बताओ मुझे जब हो जाए तो। हो गया सर। हो गया। सर वो लास्ट में बबल में 7 लिखना था। हाँ 7 लिखना है, यस। डन सर। ओके, हो गया सर। हो गया सबका। सो यस, ये युवराज ने सही कहा कि ये 7 होगी इक्वेशन, इज इक्वेशन नंबर 7। तुम लोगों के स्कूल्स में क्या क्या चल रहा है गौरव? सर क्लासेस नहीं हो रही, मतलब मैथ्स की हो रही है, कभी किसी की हो रही है। अच्छा चलो, अच्छा है, ज्यादा सर हमारे वहाँ वर्क एनर्जी है। हाँ सर, वर्क हमारे यहाँ एनर्जी, मोशन इन प्लेन खत्म करा दिया। तेरी वर्क एनर्जी कौन बोला था? हर्षित? हाँ सर, हाँ हमारे सर। स्कूल में करवा रही है। रुको 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 रुको, तो क्लास बहुत बढ़ानी पड़ेगी। सर बहुत गंदा पेश है इनका। कोई नहीं कोई नहीं, क्लासेस बढ़ानी पड़ेंगी, बस ये ना बैच सैचुरेट हो जाए। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस बैच में एडमिशन रोक दूंगा, फिर मैं अपनी स्पीड पे आ जाऊंगा। b sin थीटा का होल स्क्वायर इज b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये जस्ट होल स्क्वायर ओपन कर दिया, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हाँ, सो यहाँ b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज कॉमन, दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। Cos square theta plus sin square theta is 1, so r is its root over a square plus b square plus 2ab cos theta। ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है जो एग्जैक्टली पैरेललोग्राम लॉ में था। अरे यार, डायरेक्शन के लिए फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब तीसरा स्टेप है स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। अब डायरेक्शन के लिए फिर रब करो। हाँ, सो डायरेक्शन के लिए एक बार यार ट्रायंगल और बनाना होगा। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर नाउ। और ये इनके बीच में एंगल था थीटा। आपने यहां से एक नॉर्मल ड्रॉप किया था, ये एक नॉर्मल था n, दिस नॉर्मल इज n नाउ। कुछ नाम दे देते हैं, इसे p कह देते हैं, इसे q कह देते हैं, इसे s कह देते हैं एंड दिस इज n। सो डायरेक्शन के लिए हमने पहले भी देखा था tan बीटा कैलकुलेट करना होता है। तो यहां भी जब आप tan बीटा लोगे, tan बीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो tan बीटा इज sn divided by base which is pn. This is Sn divided by base which is PQ plus QN. So ये tan बीटा हो गया Sn। Sn कितना है? Sn हमने कैलकुलेट किया था, it was B sin theta. PQ is equal to magnitude of vector A. QN is B cos theta. So that's tan बीटा। अच्छा एक चीज और है, मैं अगर भूल जाऊं ना तो मुझे याद दिलाना। कुछ इंटरनेशनल ओलंपियाड्स हैं, उनके फॉर्म भरने का टाइम आने वाला है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे, मैथ्स का अलग होगा, फिजिक्स का अलग होगा।
एक्सक्यूज मी तो सर। हाँ, सर मैंने एएमसी ब्रिक्स और जितने भी वाटरलू यूनिवर्सिटी के थे वो सारे भर दिए। कर दिए, चलो सही है। यस सर। सैट तो सिर्फ शायद केमिस्ट्री के नहीं भरे, बाकी सबके भर दिए, फिजिक्स और मैथ्स के। ठीक है, बाकी लोगों को भी मुझे भरवाने हैं, उसके बाद ना इसको भी धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। सिलेबस ऑलमोस्ट यही होता है, बस थोड़ा क्वेश्चंस में इफेक्ट पड़ेगा। यस सर। जितना तुम इन 2 साल में कर सकते हो, ओलंपियाड, सैट, जेई, उतना अच्छा तुम्हारा आगे का कैरियर जाएगा। इतना लिख लो यार जल्दी से, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करें। जानवी, टेस्ट कैसा हुआ आज का? इतना लिखो, इतना लिखो। जानवी, हाँ जी सर। टेस्ट कैसा हो बच्चे? ठीक था, इतना अच्छा नहीं। क्यों, क्या क्या आ रहा था? पता नहीं। एरर्स ही तो आया था तुम्हारा, एरर्स और डायमेंशंस। हाँ जी, उसमें से एक क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों, आता नहीं था या गड़बड़ कर दी कुछ? वो पॉइंट में मिस्टेक हुई है और ऑप्शन गलत टिक कर दिया है एक में। और बाकी ठीक हुआ है, बाकी चेक कर लिए थे, अच्छा, बाकी इजी था। भेजना मुझे एक बार पेपर, ठीक है? यार स्कूल के टेस्ट में गड़बड़ करोगे तो फिर जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं वहां तो बिगड़ जाएगा सब। चलो जी, रब कर दूं। एमन ने लिख लिया, मानस यस सर। रब कर दूं सब ना? यस सर डन। चलो हो गया, ये टैन बीटा हो गया। टैन बीटा के बाद नेक्स्ट है, अब देखो ट्रायंगल लॉ पर कुछ क्वेश्चंस देखिए। अभी तो बेसिक क्वेश्चंस है, नीट और जेई में वेक्टर्स के बाद से डिफरेंस आना शुरू होगा, अभी तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों बैचेस में। सो वो आपसे कहता है क्वेश्चन में, एक बॉडी है, a body travels 3 meter due east and 3 meter due east and then 5 meter due northeast. So 3 meter east जा रहा है, 5 meter due northeast जाता है। Calculate total displacement. Calculate total displacement. So ये आपको क्वेश्चन दिया, सिंपल फॉर्म न्यूमेरिकल है, सिर्फ ये आपको ये बताएगा कि आप ट्रायंगल लॉ किन किन सिचुएशंस में आपको यूज करना होता है। तो देखो पहले किया जा रहा है 3 मीटर ड्यू ईस्ट, तो मान लो ये 3 मीटर चला गया ईस्ट के रॉन्ग, फिर 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है ऐसे जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट चला गया। सो दिस इज 3 मीटर। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट S1 इज 3 मीटर, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट S2 इज 5 मीटर, ये नॉर्थ ईस्ट गया। और ये जो एंगल आया, दिस एंगल इज 45 डिग्री। आपसे कहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो जरा देखो, चेक करो यहाँ, S1 और S2 दे आर इन सेम ऑर्डर। S1 का हेड और S2 का टेल कोइंसाइड कर रहा है, दीज टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। अगर ये दोनों सेम ऑर्डर में है तो यहाँ पर आप ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इस ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड होगी। ये रिजल्टेंट है क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये रिजल्टेंट वेक्टर R को रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ इंपॉर्टेंट है ये चीज चेक करना कि यस, कि ये दोनों सेम ऑर्डर में है या नहीं। दोनों सेम ऑर्डर में आ रहे हैं। तो जब R को कैलकुलेट करोगे, वेक्टर R इज वेक्टर S1 प्लस वेक्टर S2। तो आप लिख सकते हैं R का मैग्नीट्यूड है, इट्स रूट ओवर, देखो S1 और S2 में एंगल कितना है, 45 डिग्री। इट्स S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2S1 S2 cos 45। सो आप यहां से वैल्यूज रख सकते हो। So it's root over S1, where S1 is 3, it's 3 square,
S2 is 5 square plus 2 into S1 is 3, S2 which is 5, cos 45 is 1 by root 2. So yours R is, it's root over, it's 9 plus 25, ये root 2 हो गया plus 15 root 2. 25 plus 9 is 34. R is root over 34 plus 15 root 2 meter. ये तो आ गया resultant का magnitude. सर 30 रूट 2 नहीं होगा? 30 होगा सर। ना 25 और 9 है ना? सर 30 रूट 2 30 रूट 2 होगा ना। 5 3 से क्यों? 15 into 2। सर into 2 भी क्या आ गया? 5 3 से 15 root 2 था ना, root 2 से इस 2 को cancel कर दिया तो 2 root 2 आ गया. ओह, अरे 2 by root 2 ना. हो गया सर, आ गया। ठीक है Okay, ठीक है. Yes, अच्छा अच्छा. अब डायरेक्शन भी चाहिए. अब मान लो ये रिजल्टेंट यहाँ कुछ एंगल बीटा बना रहा है, तो बीटा कैलकुलेट करने के लिए ए और बी पता होना चाहिए. जिसके साथ आप एंगल ले रहे हो वो ए है, दूसरा वाला जाकर बी हो जाएगा. तो tan बीटा जब आप कैलकुलेट करोगे, सो योर tan बीटा इज इट्स b sin थीटा बाय Excuse me, a sir. प्लस b cos थीटा. एक मिनट बस, Sir. हाँ, इसको मैं सॉल्व कर दूं फिर मैं आता हूँ. जिसके साथ आप एंगल ले रहे हो वो a है, दूसरा वाला b हो जाएगा. तो b is 5, angle is 45 degree, 5 sin 45 degree divided by a which is 3 plus b which is 5 cos 45 degree. So your tan beta is, it's 5 by root 2, 3 plus 5 by root 2. So tan बीटा आ गया, it's 5 by, देखो root 2 से root 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 root 5, 3 root 2 plus 5, 3 root 2 plus 5. भाई आप लोग जेई वाले हो तो कुछ चीजें मैं मान के चलता हूँ, आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी फास्ट होंगी, तो मैं धीरे धीरे स्टेप्स मिस करूंगा कैलकुलेशंस के. तो ये बीटा आ गया, बीटा इज tan इनवर्स 5 by 3 root 2 plus 5. That's बीटा. अच्छा, अब अगर आपका बीटा आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो देखो फाइनल आंसर आप ऐसे लिखोगे, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज रूट ओवर 34 plus 15 root 2 meter tan inverse 5 by 3 root 2 plus 5. That's your total displacement. 34 plus 15 root 2 tan inverse 5 by 3 root 2 plus 5. अब बताइए मुझे कौन डाउट. एक सेकंड, एक सर ये सेकंड. कहाँ पे लिखा ये है? ईस्ट से कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ. तो इसे आप लिखोगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट. हाँ, अब बताओ. सर, जी हाँ बोलो. फॉर्मूलाज क्या कहते हैं, फॉर्मूला बना के तो आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा. आपने 2ab cos थीटा लिया है, cos 45. अच्छा, क्या आया था फॉर्मूला बनाकर? क्या आया था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा. तो s1 नहीं आएगा ना वहाँ पे ऊपर? 2ab आया था, 2ab cos थीटा आया था. सर नहीं. हाँ देखो. अरे हाँ ठीक, सॉरी. सर हाँ कैस्पल. आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं सर, रूट ऑफ 34 प्लस 15 रूट 2 मीटर्स tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 3 रूट 2 प्लस 5 विथ हॉरिजॉन्टल बोल के या विथ वर्टिकल बोल के ना. नहीं हो सकता. अच्छा बताओ, मैं वर्टिकल बोल दूं तो वो तो इधर भी चला जाएगा. नहीं नहीं नहीं, विथ हॉरिजॉन्टल. यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ इतना एंगल पे ऐसे बोल ईस्ट हॉरिजॉन्टल नहीं होता ना. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ईस्ट हॉरिजॉन्टल थोड़ी ना है. ईस्ट हॉरिजॉन्टल यूजुअली अर्थ की सरफेस में कहते हैं, जो अर्थ की सरफेस पर है. सो इन दैट केस ईस्ट और नॉर्थ तो दोनों ही हॉरिजॉन्टल है. वर्टिकल मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ. तुम एग्जैक्ट पहुंच नहीं पाओगे जहां पहुंचाना चाहते हो. ओके सर इसमें और पैरेललोग्राम लॉ में क्या फर्क है? सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का और कुछ नहीं. सिर्फ रिप्रेजेंटेशन और कोई फर्क नहीं. रब कर दूं ये? यस यस सर. अभिजीत हुआ ये? यस सर. अमन
अमन, रविराज, यश। यार रविराज, आज तुम्हारे साथ प्रॉब्लम आ रही होगी, तुम्हारा तो अभी शुरू है, आज थोड़ा सा पेशेंस रखना। यश हो गया? ओके। एक रविराज, एक सेवांग नुरबू और एक कहाँ गया समक्ष, ये 3 लोग आज परेशान होंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, एटलीस्ट जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखते रहो। जब मैं बैकअप दूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलो जी, इसको फिर हम रब करते हैं। दैट वाज अबाउट ट्रायंगल लॉ। एक न्यूमेरिकल और है मेरे पास जिसमें सिर्फ ज्योमेट्री यूज होगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री यूज होगी। जानवी, दोनों अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं। अगर आप मैथमेटिकली तो दोनों ही सेम है, मैथमेटिकली तो दोनों में किसी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आपको वेक्टर्स सेम ऑर्डर में देगा तब आप ट्रायंगल लॉ यूज करोगे, कोइनिशियल में आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। तो बेटर की तो बात तब आती है ना जब चॉइस हो, एक कोइनिशियल के लिए है, एक सेम ऑर्डर के लिए। ABCD is a parallelogram. AC and BD are its diagonal. Are its diagonals. Prove that first part. AC plus BD is twice of BC. Second part. AC minus BD is twice of AB. So, ये कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जहां सिर्फ ज्योमेट्री यूज होती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी होती। तो इसे मैं करके दिखा देता हूं आपको। तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, इट्स ABCD। अब जैसे जैसे वो पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, एक ABCD। एक वेक्टर उसने कहा हुआ है AC डायगोनल होगा, डायगोनल ले लीजिए। जैसे जैसे वो कहता जा रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। AC डायगोनल है, मैंने AC डायगोनल ले लिया। ये और एरो जरूर लगाना, दीज एरोज आर क्रूशियल। एक एरो भी गलत लगा दिया सब गड़बड़ा जाएगा। जब ये ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे ना क्वेश्चन, तो एक एरो गड़बड़ करोगे सब गड़बड़ा जाएगा। BD, B से D तक जाने को कह रहा है, B से D चले जाओ। AC plus BD is 2BC। तो 2BC जब कह रहा है और AB कह रहा है, दैट मीन्स एक वेक्टर आपका AB होगा, AB और DC पैरेलल होगा ना, पैरेललोग्राम की साइड्स जो ऑपोजिट होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ऐसी एक वेक्टर BC कह रहा है, तो यहां मैं किसी और कलर को यूज करूंगा। एक वेक्टर आपका ये हो गया, BC है तो दूसरा AD होगा। तो ये आपके पास वेक्टर्स हैं, एक AB है, एक DC है, AB एंड DC आर पैरेलल। एक BC है, एक AD है, ये BC और ये AD, ये पैरेलल है। वो आपसे कहता है कि AC प्लस BD इज 2BC, ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। AC प्लस BD इज 2BC। तो देखो उसके लिए आप क्या करोगे, ये ट्राइंगल दिख रहा है ABC, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एमन बताएगी। एमन, ABC में से मुझे बता सकते हो 3 वेक्टर्स है ना ABC में, एक वेक्टर AB है, एक वेक्टर BC है, एक वेक्टर AC है। कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट है? AB रिजल्टेंट है, BC रिजल्टेंट है या AC रिजल्टेंट है? एमन, सर AB। 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, एक AB है, यस सर। एक BC है, एक AC है। इन तीनों में से कौन सा रिजल्टेंट है? सर उजैर, उजैर कौन सा रिजल्टेंट है तीनों में से? कोई आंसर नहीं ना। AC। AC क्यों? क्यों AC क्यों रिजल्टेंट है?
रीजन तो होगा। सर ए बी और ए सी वो है ना, क्या नाम भूल गया मैं उसका। अरे गौरव बताएगा। गौरव, एसी रिजल्टेंट क्यों है? सर क्योंकि एक सेकंड, मैं उस चीज का नाम भूल गया। ए सी और ए बी और हाँ, बी सी ए वो है बी और बी सी आर इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। AC इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। हेड और हेड कोइंसाइड कर रहा है, जो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा वो रिजल्टेंट होगा। सो AC रिजल्टेंट है विच इज AB प्लस BC, दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ये समझाइए, इतना क्लियर हुआ ये? AC is AB plus BC where AC is a resultant. क्लियर है सबका? यस सर। अब मुझे बताओ, इन ट्राइंगल ABD, हर्षित, अब दो हर्षित, रुक जाओ, हर्षित आर्य नहीं, हर्षित बिष्ट, हर्षित बिष्ट, बताओ यार मुझे ABD में कौन सा रिजल्टेंट है? सर DB। ना, युवराज बताएगा। युवराज, ABD में रिजल्टेंट कौन सा है? तो BD। नहीं यार, क्या AD। सर एक मिनट, AD। हाँ, ऑपोजिट देखो, एरो देखा करो, AB एंड BD सेम ऑर्डर में है, तो ये तो ऐड होंगे। ये AD जा रहा है ना ऑपोजिट ऑर्डर में, तो AD रिजल्टेंट है। AD इज AB प्लस BD। हमेशा ऐसे देखा करो, हेड टेल कोइंसाइड हुआ, ये तो ऐड होंगे, जो आया ऑपोजिट ऑर्डर में वो रिजल्टेंट है। तो यहां से तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए BD चाहिए, तो यहां से तुमने BD निकाल के रख दिया, BD आ गया AD माइनस AB, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ऐड कर दो, है ना, प्रूफ हो जाएगा। तो जैसे ही ऐड करोगे तो AC प्लस BD हो जाएगा, इट्स AB प्लस BC प्लस AD माइनस AB। AB ने AB कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया AC प्लस BD इज BC प्लस AD। थोड़ा सा साफ सुथरा लिखूं मैं इसे, BC प्लस AD। तो ये आ गया BC और आया AD। उजैर, BC और AD में कोई रिलेशन है? BC और AD में कोई रिलेशन है? अभिजीत कोई रिलेशन है BC और AD में? नहीं सर, उसकी तो अपोजिट साइड्स में होता है ना सर। कुछ नहीं है सर इक्वल, पैरेलल सर इक्वल है, पैरेललोग्राम है। हाँ यार, पैरेललोग्राम है, BC और AD तो ऑपोजिट है। तो सर 2BC आ गया, हमारा आंसर आ गया। हाँ, तो BC इज सर इक्वल आपने टू AD और DC पूछा था ना सर। BC। चलो कोई नहीं, तुमने गलत सुना, ये तो दिख गया ना तुम्हें, ये तो इक्वल है। चलो हाँ सर, वो इसको तो रख पता दो। है सर। चलो फिर सही है। AC प्लस BD is BC plus BC. BC plus BC is 2BC. So you have AC plus BD is twice of BC. So ये तो पहला प्रूफ हो गया। 2 मिनट दे रहा हूं मैं, बस 2 मिनट, इसको लिखो और उसके बाद दूसरा वाला खुद प्रूफ करने की कोशिश करो, नहीं होता तो फिर मैं करूंगा। और हिंट ये है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ही काम चल जाएगा, मुश्किल से 2 मिनट का काम है। जल्दी लिखो इसे और उसे प्रूफ करने की कोशिश करो। जल्दी से प्रूफ कर दो इसे, मुश्किल से 2 लाइन की कैलकुलेशन।
डन सर। डन, गुड। 1 मिनट और है ना, बाकी लोगों को एक एक बार सर ट्राई करने दो। सर हाँ 1 and 2 सर सब्ट्रैक्ट हो कर गया। देंगे ना सर? हाँ, Yes, 1 and 2 sir. सब ट्रैक कर देंगे, बिल्कुल। Then, sir. डन, आगे सर। Then चलो गुड, बच्चे समझदार हो गए। सो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 and 2। Sir, done. जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सो AC माइनस BD is AB plus BC minus AD minus AB. AB gets cancelled out with this AB. तो आपको बच गया AC minus BD is BC minus AD. सर ये थोड़ी करना था। सर ए बी कैसे काट दिया सर आपने? वो तो प्लस हो जाएगा। सर वो तो BC प्लस हो AD अरे जाएगा। कटेगा। अच्छा, उल्टा ही कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी सर, सॉरी 2AB सॉरी लाना है ना। सॉरी, उल्टा कर दिया, उल्टा। AB और AB, हाँ भाई सही कह रहे हो, ये नहीं होगा कैंसिल, BC हो जाएगा। तो इसे कर दिया AB प्लस BC माइनस AD प्लस AB। हाँ, अब BC और AD इक्वल है, सो गेट्स कैंसल्ड आउट। तो ये AC माइनस BD इज ट्वाइस ऑफ AB। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है कि ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जहां कुछ ज्योमेट्री देगा और आपसे प्रूव करवाएगा। जिनसे नहीं हुआ था इतना लिखिए, फिर इसके बाद हम पॉलीगन लॉ देखते हैं। Sir. हो गया? अभिजीत हुआ इतना? Yes, sir. मानस? यस सर, कंप्लीटेड। चलो फिर मैं इसे रब करता हूँ। एमन हो गया, रब कर दूं? एमन है क्लास में? नहीं है, एमन है। एमन रब करूं, इतना हो गया? Yes, sir, हो गया। हो गया। अब इस ट्राइंगल लॉ के बाद द नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ। देखो पैरेललोग्राम लॉ जैसे न्यूमेरिकल्स यहाँ नहीं आएंगे, ये तो जस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, और हम पॉलीगन लॉ कभी यूज भी नहीं करते, सिलेबस का पार्ट है इसलिए पढ़ना पड़ता है। तो देखो ट्राइंगल लॉ हम यूज करते हैं 2 वेक्टर्स के लिए, आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं 2 वेक्टर्स के लिए, पॉलीगन लॉ इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो इसे यूज करने की कंडीशंस हैं। फर्स्ट, कैन बी यूज फॉर n वेक्टर्स, can be used for n vectors। अगर आपके पास n वेक्टर्स हैं, उन n वेक्टर्स के लिए भी आप पॉलीगन लॉ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा, जितने भी वेक्टर्स हैं दे शुड बी इन सेम ऑर्डर। वेक्टर शुड बी इन सेम ऑर्डर। पॉलीगन लॉ यूज करने के लिए जरूरी है कि आपके जितने भी वेक्टर्स होंगे तो सारे वेक्टर्स शुड बी इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। सो इसकी डेफिनेशन स्कूल एग्जाम्स में पूछ लेता है, एंट्रेंस के लिए तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके स्कूल एग्जाम्स में पॉलीगन लॉ की डेफिनेशन पूछ लेता है। तो देखो, व्हेन अ नंबर ऑफ वेक्टर्स are acting at a point, they can be represented by sides of polygon
by sides of polygon taken in same direction then their resultant, और same direction की जगह same order use कर दो, their resultant can be represented by closing side of polygon in opposite order. अगर कई वेक्टर्स हैं जो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और उन्हें आप अलग अलग साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा उसे आप पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच आर इन ऑपोजिट ऑर्डर। हर्षित, बस मैं अभी आता हूं तुम्हारे क्वेश्चन पर, इसमें थोड़ा सा लिख दूं मैं इसको जो मैंने बताया, फिर मैं आता हूं तुम्हारे पास। बस एक मिनट। सो पॉलीगन लॉ के लिए कंडीशन कितने भी वेक्टर्स होते हैं, 2 4 5 6 कितने भी हो जाएंगे, सबके लिए वैलिड है, बट लेकिन सारे वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, सेम ऑर्डर, मींस एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड करेगा एंड ऑल, और जो रिजल्टेंट होगा वो उस ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड होगी। सो मान लो मेरे पास 4 5 वेक्टर्स थे, 3 4 वेक्टर्स थे विच आर इन सेम ऑर्डर। दिस इज वेक्टर ए, this is vector B, this is vector C, and this is vector D. आपको इन 4 वेक्टर्स को ऐड करने हैं, दे आर इन सेम ऑर्डर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इस ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड होगी इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्लोजिंग साइड होगी ट्राइंगल की इन ऑपोजिट ऑर्डर, दैट्स योर रिजल्ट। So ये स्टेटमेंट है पॉलीगन लॉ का कि if a number of vectors are acting at a point in same order, सारे वेक्टर्स को आप सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कीजिए, तो जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर शो करेगा। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। ऑपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए क्लोजिंग साइड। हर्षित, अब तुम बताओ अपना डाउट क्या था। सर जब हम ये वेक्टर एडिशन कर रहे हैं ना, लास्ट उसमें जो हमने किया था पैरेललोग्राम वाला, हाँ, तो उसमें जो आपने कहा था कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, सर वो एक्चुअली वेक्टर्स इक्वल होने की बात थी ना? हाँ, वेक्टर्स इक्वल होने की बात थी, मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन तो डायरेक्शन। सर एक बार वो फिगर बनाना लास्ट वाला, सर एक बार फिगर बनाना। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, हाँ एक मिनट। तो डायरेक्शन के साथ बनाना, सब मतलब ए बी सी डी में मार्क करते हुए ऐसे, हाँ ए बी सी डी, तो BC और AD का डायरेक्शन सेम है, AB और DC का डायरेक्शन सेम है। हर्षित, ओके सर, सर मैंने उल्टा बना दिया लगता है। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था, बताइए। सर ये जो पॉलीगन लॉ है, हाँ बोलो सर, ये CD था या DC था? DC। अच्छा, AB is DC, हाँ बताइए। सर पॉलीगन लॉ में आर रिजल्टेंट किसका है सर, ए बी किसका है सर? चारों का, 4 को आप ऐड करें सर आर जो सर अगर कोई क्लोज शेप में आ गया फिर? क्लोज शेप में मतलब सर ये मतलब ABCD नहीं मिलकर, हाँ अभी आता हूँ उस पर 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 होगा। अभी आ रहा हूँ मैं, उसको 0 वेक्टर्स की कंडीशंस कहते हैं, 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक लिखा सबने? यस। अच्छा, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है पॉलीगन लॉ के लिए, कि जैसे आपने पैरेललोग्राम में एक फॉर्मूला ड्राइव किया था √a² + b² + 2ab cos थीटा, ट्राइंगल लॉ में आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था a² b² 2ab cos थीटा, ऐसा कोई भी फॉर्मूला पॉलीगन लॉ में डिराइव नहीं होता। ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, ऐसा कोई भी फॉर्मूला पॉलीगन लॉ में डिराइव नहीं होगा। पॉलीगन लॉ में न्यूमेरिकल्स करने के लिए रिपीटेडली आप ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं। तो कैसे करते हैं वो, बस यही जो एग्जांपल मैंने ड्रॉ करा है मैं इसी से क्लियर कर देता हूँ। और याद रखना, नंबर्स ऑफ वेक्टर्स पे कोई लिमिट नहीं है। अभी 4 वेक्टर्स थे, एक रिजल्टेंट, 5 हो गए टोटल, तो पेंटागन बन गया। अगर 5 वेक्टर्स होते ऐड करने के लिए तो 6th रिजल्टेंट होता है, हेक्सागन बन जाता।
तो n साइड का पॉलीगन बनता चला जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स पर कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, सो इसको कुछ नाम देते हैं, हाँ? इस पॉलीगन को कुछ नाम दे देते हैं। दिस इज P, दिस इज Q, this is S, this is T, this is M. PQSTN आपने एक पॉलीगन लिया हुआ है। अब देखिए इस PQSTN में जब आप वेक्टर A और वेक्टर, अब मुझे सिर्फ इन सबको ऐड करना है, और इन सबको ऐड करने के लिए रिपीटेडली आपको ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना आना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि रिपीटेडली ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर कर आप यहां कैसे पहुंचोगे। दोबारा सुन लीजिए, मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा कि बार बार आप ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते करते आप इस इक्वेशन को पहुंच जाओगे। तो ये समझ लो मैं इस इक्वेशन को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। सो ए एंड बी अगर आप कंसीडर करें, देखिए ए एंड बी आर इन सेम ऑर्डर, तो आप लिख सकते हैं कि ए और बी को ऐड कर कर एक रिजल्टेंट आएगा, जिस रिजल्टेंट को आप यहां एक क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए और बी सेम ऑर्डर में है, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर R1। तो आप यहां लिख सकते हो कि R1 is vector A plus vector B now. That's first equation. एमन जरा चेक करना R1 और C क्या सेम ऑर्डर में है? एमन, R1 एंड C क्या ये सेम ऑर्डर में है? यस सर। यस सर। R1 और C हेड और टेल को इंसाइड कर रहा है ना, दे आर इन सेम ऑर्डर। तो इन्हें भी आप ऐड कर सकते हो ट्राइंगल लॉ यूज करके। R1 और C का जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट को मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लोजिंग साइड होगी ट्राइंगल की, ये रिजल्टेंट हो गया R1 और C का। तो इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। R1 और C को जब आप एड अप करोगे यू विल गेट R2। सो आप लिख सकते हो यहां पर कि R2 is R1 plus vector C. It's vector R1 plus vector C. Now that's equation number 2 now. अब आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम आपको R2 देंगे, which is vector A plus vector B। देखो R1 की जगह vector A plus vector B plus vector C। तो दो बार आपने ट्राइंगल लॉ लगाया तो आप यहां तक पहुंच गए। अब देखो R2 एंड D भी सेम ऑर्डर में है, तो आप लिख सकते हैं कि R जो होगा, R2 एंड D आर इन सेम ऑर्डर, इनका रिजल्टेंट क्या है R, which is vector R2 plus vector D। This is vector R2 plus vector D। That's equation number 4। आप एक काम कर सकते हैं, 3 को 4 में रख दीजिए। तो जब आप 3 को 4 में रख देंगे, so your R will be R2 which is vector A plus vector B plus vector C plus vector D now। So resultant vector R आ गया, which is A plus B plus C plus D now। वही चीज जो यहाँ थी। So पॉलीगन लॉ हमेशा रिपीटेडली ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने के बाद आता है। इतना लिखिए, फिर इसमें कुछ चीजें और देखते हैं कंसेप्चुअल के लिए। एक चीज उज़ैर पूछ रहा था शायद मुझसे कुछ, इतना लिखिए फिर बढ़ते हैं आगे। सर हाँ सर, तो हम इसमें R1 जैसे इसमें कर रखा है, ऐसी चेन से ऐड होता हुआ जाएगा ना सर? हमेशा चेन से ऐड होता हुआ जाएगा। सर हम सेपरेटली ऐड करके नहीं कर सकते? सेपरेटली कैसे? सर A प्लस B, फिर उसके बाद C प्लस D, फिर दोनों का R1 R2 ऐड। कौन सा रूल यूज करोगे A प्लस बी को ऐड करने में? ट्राइंगल लॉ। उज़ैर तुम वही काम करोगे जो मैंने किया, बस 2 स्टेप बढ़ा के। A और B को ऐड करोगे तो एक R1 आएगा। यस सर। C और D को ऐड करोगे तो R2 आएगा। फिर तुम sir। R1 R2 को ऐड करोगे, वहीं तो पहुंच गए। कम थोड़ी है ना वो स्टेप्स, वहीं आ जाओगे दोबारा। यश क्लियर हो रहा है सब?
यस सर। एक न्यूमेरिकल, हाँ, एक न्यूमेरिकल और देखो, इसको रब कर दूं मैं, लिख लिया सबने? अमन, जानवी, यस सर। युवराज, Yes, सबने sir. लिख लिया? Sir, then एक second बस। हाँ, सर एक डाउट था। बोलो। Done, sir. सर अगर ट्रायंगल लॉ में दोनों सेम ऑर्डर में है पर उनके बीच में एक्यूट एंगल है तो कैसे करेंगे? सर एक्यूट एक्यूट एंगल है एंगल है, अगर। हाँ, तो हमने शायद, मैंने जो केस अभी तक लिया है उसमें एक्यूटी तो था एंगल, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि वेक्टर एंगल में किसे क्या, उसे रब कर दूं ये सब? देखो यश, ये वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। इस वेक्टर और बी के बीच में जो एंगल मैंने लिया है वो ये वाला एंगल होता है, ये वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं है। वेक्टर्स में जब आप एंगल लेते हो तो एंगल उनके एरोस के डायरेक्शन के बीच में होगा हमेशा। तो ए के एरो का डायरेक्शन ये है, बी के एरो का डायरेक्शन ये है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज दिस एंगल, ये वाला नहीं होगा। सर अगर तो ये 90 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? अगर ये 90 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी तुम्हारा एंगल होगा cos थीटा में उसके साथ रख दोगे। लाइक अगर तुम ये कहना चाह रहे हो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90, ये तुमने ए ले लिया, ठीक है, तुम मुझसे कह रहे हो वेक्टर भी ऐसे आ गया, ठीक, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजल्टेंट तो यही आएगा। अब जब आप वैल्यूज रखोगे तो cos थीटा की ऑब्ट्यूज में रखोगे, अब जब थीटा ऑब्ट्यूज होता है यश तो cos थीटा नेगेटिव आता है, बस इतना चेंज आता है, cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो ज्योमेट्री भी हो गई, मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बस एंड रिजल्ट ये होगा cos थीटा नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा। सर हाँ सर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में ज्यादा डिफरेंस तो है ही नहीं सर, फॉर्मूला बिल्कुल ही सेम है सर, फिर अलग अलग क्यों? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अलग है। मैं आपको ये वेक्टर्स दूं और मैं आपसे कहूं भाई पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, लगा दोगे उजैर? यस सर। पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर दोगे इनके लिए? नहीं, नो सर। कर दोगे वैसे, थोड़ा सा पढ़ते तो वेक्टर्स में ट्रांसलेशन एक ऑप्शन होता है, इसको ना थोड़ा सा ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट कई बार ये ट्रांसलेशन इलॉजिकल हो जाता है। आप कर सकते हैं, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स में ना जहां सेम ऑर्डर में आ जाए वहां पे फिर आप पैरेललोग्राम लॉ यूज नहीं कर पाते, आपको ट्रायंगल लॉ की जरूरत पड़ती है। बस एक मेथड होता है जो ये ऑप्टिक्स वाला केस है उस हिसाब से तो tan बीटा भी नेगेटिव आ सकता है ना? टैन बीटा नेगेटिव आ सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें, टैन बीटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सर तो उसके लिए क्या फिर ट्रायंगल को रोटेट करेंगे या वे रखेंगे थीटा को पॉजिटिव बनाने के लिए? पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है, हम थीटा को एज इट इज रखेंगे। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज रहेगा। देखो बीटा नेगेटिव आने का मतलब है ये वाला वेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ये ऐसे चला गया तो ये बीटा तुम्हारा ऑब्ट्यूज आएगा। ऑब्ट्यूज कैसे पता चलेगा? टैन बीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, मतलब इसी में करेंगे जो करेंगे एज इट इज होगा, मतलब कोई कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, तुम्हें नेगेटिव से बचना नहीं है, कोई परेशानी नहीं है नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल बताएगा रिजल्टेंट में। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, जैसे वो कहता है अ बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 meter towards east then 2 meter towards north and then 1 meter vertically upwards. वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब है उड़ना शुरू कर दिया, पहले ईस्ट के अलोंग गया, फिर नॉर्थ के अलोंग गया, फिर अर्थ की सरफेस से उड़ना शुरू कर देता है, ऊपर जाता है अपवर्ड्स। कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है।
वैसे ट्राइंगल रोटेट कर देना फॉर मेक थीटा पॉजिटिव गलत ही है ना बस नंबर। हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है हर्षित। आप ट्राइंगल रोटेट नहीं करेंगे मैम। If this is A, this is B and this is your resultant, कैसा भी उसको ऐसे ही छोड़ना है। तुम रोटेट भी कर दोगे तो इनके बीच के एंगल थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। अगर तुम इस ट्राइंगल को घुमा के भी रख दो तो घुमाने का मतलब ये वेक्टर्स यही होने चाहिए। तुमने इस पूरे सिस्टम को ऐसे रोटेट करके रख दिया, एंगल सेम रहेंगे इनके बीच के, किसी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो रोटेशन तो ऑप्शन है ही नहीं किसी भी तरह से। अब वो कहता है रिजल्टेंट कैलकुलेट कीजिए, टिपिकल एग्जांपल ऑफ पॉलीगन लॉ, जहां आप पॉलीगन लॉ यूज कर रहे होते हैं। So it covers the displacement of 3 meters towards east. So this is east, this is west, this is north and this is south. तो ये towards east जाएगा, displacement cover करेगा 3 मीटर का। So S1 is 3 meter. उसके बाद 2 मीटर towards north, अब towards north गया, ऐसे गया। और जब ये नॉर्थ के अलोंग गया तो नॉर्थ के अलोंग इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 3 मीटर, तो ये नॉर्थ चला गया, टुवर्ड्स नॉर्थ गया। नॉर्थ के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है दैट डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। देन 1 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स उड़ना शुरू कर देगा। अब देखो वर्टिकली अपवर्ड्स तो मेरा जो लैपटॉप है उसकी प्लेन के बाहर आ जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड्स तुम्हारी कॉपी के प्लेन के ऊपर चला जाएगा। इस लाइन को मैं ड्रॉ नहीं कर सकता यहाँ, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसे लिख देते हैं। देखो ये लाइन इस प्लेन के बाहर आ रही है, ईस्ट है नॉर्थ है फिर उड़ना शुरू कर देता है, उस लाइन को मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, दैट्स S3। ये मेरे प्लेन के बाहर आ रही है लाइन। अब मेरी मजबूरी है कि इसको मैंने लिख देता हूं मैं यहाँ पर, दिस इज आउटवर्ड्स। अब आप यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स के लिए आप जानते हैं पॉलीगन लॉ आपको यूज करना है। तो S1 और S2 देखो, S1 और S2 आर इन सेम ऑर्डर, तो S1 और S2 को ऐड कर कर आप एक वेक्टर S12 लिख सकते हैं। तो आप यहां लिख सकते हो कि वेक्टर S12 इज वेक्टर सम ऑफ S1 एंड S2। तो S12 S1 और S2 का वेक्टर सम है। S1 और S2 में जो एंगल है दैट एंगल इज 90 डिग्री। तो S12 का मैग्नीट्यूड है इट्स S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। तो S12 का मैग्नीट्यूड आ गया रूट ओवर S1, 3 मीटर, 2 मीटर, इट्स 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। So S12 is 9 plus 4 which is root over 13 meter। और आप ऐसे लिख दो 2S1 S2 cos 90, cos 90 0 होता है तो ये आ जाएगा 13 मीटर। S12 आ गया। और S12 को यहाँ रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एक क्लोजिंग साइड होगी ट्राइंगल की, तो ये आपका वेक्टर S12 है। दिस इज योर S12, दिस इज S12। एक मिनट हर्षित मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं, मैं इसे करता हूं। अब S12 और S3 में एंगल चाहिए, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा S, नेट डिस्प्लेसमेंट S is its vector sum of S12 and S3। S12 और S3 को वेक्टोरिकली ऐड करना है। अब S12 और S3 के बीच में एंगल कितना है, देखो S12 कहां होगा, अर्थ की सरफेस पर, S3 कहां होगा, अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर। So the angle between this S12 and S3 is 90 degree. So that's your resultant. सर बाहर की साइड 90 डिग्री। हाँ बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन। जैसे इसको मैं यार यही पसला हो जाता है यहाँ, ये है ना कॉपी का प्लेन, कॉपी के प्लेन के बाहर आ रहा होगा, बिल्कुल बाहर आ रहा होगा। सो एंगल इज 90 डिग्री, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर एस है। फिर आप ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दीजिए। सो इट्स रूट ओवर S12 स्क्वायर S3 स्क्वायर 2 S12 S3 cos 90।
cos 90 is 0. So resultant displacement S is it's root over S1 square, S12 square plus S3 square. S12 कितना है? root 13. So it's root 13 का square plus S3 which is 1 square. Cos 90 0 है, 0 हो जाएगा. S आ गया root 13 plus 1. S आ गया root 14 मीटर. एक टिपिकल एग्जाम्पल था पॉलीगन लॉ के लिए, लेकिन हम कभी भी पॉलीगन लॉ यूज नहीं करेंगे. हाँ, हर्षित सही कह रहा है. ये एंगल भी 90 होगा ना हर्षित? टोटल 180 है. सर लेकिन फिर भी रिप्रेजेंट तो उल्टा ही करते हैं, अंदर से करेंगे तो गलत. बिल्कुल सही कह रहे हो. ये वाला ही होगा. राइट, ये वाला. सर डायरेक्शन नहीं निकालेंगे वेक्टर का? नहीं, वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है. सिर्फ मैग्नीट्यूड. इस न्यूमेरिकल में सिर्फ मैग्नीट्यूड. इसमें डायरेक्शन निकाल सकते हैं. हाँ, निकाल सकते हैं. tan बीटा बार बार अप्लाई करते रहो. लेंदी प्रॉब्लम. डायरेक्शन निकालना है. रिपीटेड है. tan बीटा निकालो. क्या ये इतना समझ में आया? फिर कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ जो मुझे डिस्कस करनी है. यस सर. सबने लिखा है ये? यस सर. यस. अभिजीत क्लियर है ये? यस सर. अभिजीत की अभी ज्वाइन करी है बैच. 1-2 ही क्लासेस हुई हैं. कैस्पेल तो कर चुका है. सर जब वर्टिकली अपवर्ड होगा तो 90 डिग्री ही होगा. हाँ, वर्टिकली अपवर्ड्स होगा. अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है तो एंगल 90 आएगा. अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए. इसे रब कर देता. अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्वेश्चन जानवी के लिए. जानवी बताएगी और कोई नहीं बताएगा. ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी. जानवी, तीनों का सम कितना होगा? सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. नहीं, जानवी नहीं बताएगी. नहीं हो रहा जानवी. चलो इसे कहीं और पास करते हैं फिर. अभिजीत तुम बताओगे? a प्लस बी प्लस सी, वेक्टर a प्लस बी वेक्टर सी कितना होगा? सर वेक्टर बी का डायरेक्शन नहीं दिया ना. वेक्टर बी का डायरेक्शन ये रहा और ये वेक्टर सी का डायरेक्शन. अब बताओ. 2c कह रहा है हर्षित. वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c 2c होगा हर्षित के अकॉर्डिंग. अभिजीत कितना आएगा? जीरो. कौन बोला? वैसे क्योंकि आएगा ना. युवराज बोला. गौरव छुआ बैठा है. गौरव, वेक्टर a प्लस वेक्टर b वेक्टर c कितना आएगा? a और b इक्वल है. और इक्वल नहीं है. इक्वल कहाँ मैंने कब कहा? इक्वल नहीं, सेम ऑर्डर में है. हाँ, तो इन दोनों का सम एक होगा. और b और c का सेम ऑर्डर में, तो उनका सम c इक्वल होगा. हाँ, तो टोटल कितना आ जाएगा? वेक्टर b का जो सम है तो वो वेक्टर c आएगा. सर a प्लस बी अगर हम करें तो c ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा. अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो कैंसिल ही नहीं हो जाएगा. हाँ भाई, ये युवराज बिल्कुल सही कह रहा है. जब तुम ऐड करोगे ना इन्हें, इन तीनों का सम 0 होगा. रीजन समझना. रीजन समझो. इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट. कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट. रीजन समझो. देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सम होगा वो बी के साथ सेम ऑर्डर में नहीं होता. वो बी के साथ ऑपोजिट ऑर्डर में होता है. तो ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो रिजल्टेंट ये होगा. सी नहीं होगा. सी के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसे मैं कह देता हूं आर. तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सम होगा वो वेक्टर आर होगा, जो वेक्टर आर सी के साथ बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में.
और R और C देखो लेंथ तो सेम है ना साइड की, बस एरो ही तो ऑपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूं R C का नेगेटिव वेक्टर है। R अगर C का नेगेटिव वेक्टर है तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज माइनस ऑफ वेक्टर C। लेफ्ट में ले आओ, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है? R जो होगा रिजल्टेंट दैट शुड बी इन ऑपोजिट ऑर्डर, सो दिस इज R। अब R और C कैसा है? ऑपोजिट है बिल्कुल। लेंथ तो सेम है साइड की, साइड तो सेम है ना, बस डायरेक्शन ही तो ऑपोजिट है। R इज माइनस C, R की जगह माइनस C रख दिया, ऐसे लेफ्ट में ले आया। सो अगर तीन वेक्टर्स विच आर इन सेम ऑर्डर उसे आप ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर दो तो रिजल्टेंट इज 0। तो इसको याद रखिएगा, इफ 3 वेक्टर्स acting at a point are represented by sides of triangle in same order, then their resultant। सर ये वेक्टर सी रिजल्टेंट है, ये सिर्फ सी के लिए ट्रू है, इसमें तो हम कुछ भी रिजल्टेंट ले सकते हैं ना, या तो जैसे दिया होगा सर, वो तो दिया होगा ना, क्योंकि तीनों के तीनों सेम ऑर्डर में है। हम अपने मन से सुन लेंगे कि कौन सा रिजल्टेंट होगा। बी हम वेक्टर भी अपने हो सकता है, ए भी हो सकता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गौरव खुद देखो आप जिन दो वेक्टर्स को, अच्छा हाँ तुम ये कहना चाह रहे हो, राइट राइट, सी और ए का सम बी होगा ना हर्षित, यही कह रहे हो ना कि ऐसा भी हो सकता है सी और ए का सम, हाँ सी और ए का सम एक आर हो जाए तो वो आर माइनस बी के इक्वल होगा, फिर सेम आएगा आंसर। कहीं से देख लो, इसी को करके देखो, देखो यहाँ देखो जो तुम कह रहे हो, किसी भी दो को ले लो, तुम सही कह रहे हो, जरूरी नहीं कि मैं ए और बी ऐड करूं, मैं ऐसे भी कर सकता था, ये सी है, सी और ए को ऐड कर दूं, सी और ए का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे आएगा ना, इसे आर कह देता हूं। आर और बी में हर्षित रिलेशन बताओ, आर और बी में क्या रिलेशन होगा? आर इक्वल्स माइनस बी वेक्टर। तो देखो सेम आ रहा है, आर को रख हाँ दिया सर, सेम माइनस आंसर। बी, तो कहीं से भी मतलब पकड़ो इस चीज सर। में ये दिया होगा ना, अगर ये प्रूव करना होगा तो नहीं, उसमें सिर्फ ये देगा कि इन तीन का सम 0 प्रूव करना है। अब तुम उसे जहां से लेकर पकड़ो सेम आएगा। तुम ए और बी को ऐड कर सी लिख दो, तुम सी और ए को ऐड कर बी लिख दो, तुम ए और बी को ऐड करके सी लिख दो, सेम। इतना लिखिए, फिर इसे जनरलाइज करते हैं पॉलीगन के लिए। इतना लिखिए, फिर इसको जनरलाइज करते हैं पॉलीगन के लिए, इसे जनरलाइज करेंगे। डन सर। ओके, हाँ सर, सबको लिखने दो जरा एक बार। डन सर। सर ठीक है, अगर इसी में मैं आपसे कहूं कि 3 तो थे, चलो 3 हटाओ, मैं n ले लेता हूं। अरे वीडियो क्यों ऑफ हो गई? हाँ, मैं 3 की जगह n ले लेता हूं, n वेक्टर्स लेता हूं विच आर इन सेम ऑर्डर। एक वेक्टर ए लिया, एक वेक्टर बी लिया, एक वेक्टर सी लिया, एक वेक्टर डी लिया और एक वेक्टर ई लिया। ये मुझसे शायद किसी ने पूछा था, गौरव या उजैर में से किसी ने पूछा था। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, this is vector D and this is vector E. All are in same order. So अगर आपने सारे वेक्टर्स ले लिए विच आर इन सेम ऑर्डर, तो इन सब का जो सम होगा वेक्टर A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सब का जो सम होगा दैट सम इज 0। तो इसको याद रखिएगा, जो ट्राइंगल के लिए वैलिड है वो पॉलीगन के लिए भी वैलिड है फॉर n नंबर ऑफ वेक्टर्स। सर अब इस, हाँ बोलो। मेरा ना वो थोड़ा सा लास्ट का डेफिनेशन छूट गया नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, आप बता दोगे साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर के बाद क्या था? हाँ, if 3 vectors acting at a point are represented by sides of triangle in same order, then their resultant is 0.
Okay, sir. If Thank three you, sir. vectors acting at a point are represented by sides of triangle taken in same order, then their resultant is 0. The next is properties of vector addition. सर हम ये चीज ज्योमेट्रिकली पैरेललोग्राम के लिए प्रूव नहीं कर सकते ना? क्लोजिंग नहीं यार, ज्योमेट्री पैरेललोग्राम से नहीं होगा, ट्राइंगल से होगा। मैथमेटिकली कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली कर सकते हैं, बट वो ज्योमेट्रिकली वो फिर ट्राइंगल बन जाएगा हर्षित। ये ना ऐसे लोगे ऐसे लोगे, ये डायगोनल शो कर भी दोगे तो ट्राइंगल ही बन जाएगा, 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला है इट्स कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन कम्यूट करता है, दैट मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है, देखो इसमें एक और काम की चीज है, ऐसी कोई एक वेक्टर हो सकता है जो मैग्नीट्यूड भी रखता हो, जो डायरेक्शन भी रखता हो, पैरेललोग्राम लॉ को भी फॉलो कर दे, लेकिन कम्यूट ना करे, वो वेक्टर नहीं है। ऐसा एक एग्जांपल मिलेगा आपको कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, पैरेललोग्राम लॉ से आंसर भी आ जाएगा, लेकिन कम्यूट नहीं करेगा। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, इट्स नॉट अ वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ेंगे आगे रोटेशन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका एग्जांपल होगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मींस ए प्लस बी प्लस सी, 3 दिए हुए हैं, तो आप पहले बी और सी को ऐड कर ए में ऐड कर दो, या पहले ए और बी को ऐड कर सी में ऐड कर दो, सेम थिंग। आपकी मर्जी है, आप किस ऑर्डर में से ऐड कर रहे हो, मैटर नहीं करता, दैट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जल्दी से लिख डालो, अभी हमारे पास 15 मिनट है, हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी कर डालेंगे। जल्दी जल्दी लिख दो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जहां मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा पाऊं। सब्ट्रैक्शन पर आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट तो प्रॉपर्टीज सी है, 6 क्लास में सी। लिख लिया? Excuse me, sir. हाँ हाँ रुराज। सर वो कम्यूटेटिव वाले पार्ट में क्या बताना क्या चाहती है वो प्रॉपर्टी? क्या यार एक सेकंड, ये प्रॉपर्टी ये बता रही है कि अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं वही सोच रहा था सी डी वो जरूरी तो नहीं है। नहीं, ऑर्डर चेंज कर दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब अगर कोई ऐसा वेक्टर है जो कम्यूट नहीं कर रहा, चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ ट्राइंगल लॉ फॉलो भी करे, उसको आप वेक्टर कंसीडर नहीं करोगे। सर हाँ तो सर सी प्लस डी नहीं लिखना, बी प्लस ए। बी प्लस ए, सॉरी यार मैंने गलत लिख दिया था, बी प्लस ए प्लस बी। कम्यूट का मतलब होता है ऑर्डर रिवर्स कर दो तो कोई चेंज ना है, दैट्स कम्यूट। कैसफुल तुम हो क्लास में? सर है? हाँ जी हूँ। अच्छा, तो तुमने पकड़ी नहीं गलती? मैं सोच रहा था बोलूं कि नहीं बोलूं। अच्छा, सोच रहा था, इतना मत सोचा करो, बोल दिया करो इतनी देर में। तो जब कुछ ऐसा होगा जो मुझे लगेगा क्लास। सर ऑलमोस्ट हर फंक्शन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ना, मतलब मैंने आज तक कोई फंक्शन देखा नहीं जो फॉलो ना करता हो। सर है कोई एग्जांपल? सब्ट्रैक्शन। एडिशन में नहीं होगा ना सर? एडिशन में हर वेक्टर कम्यूटेटिव होगा। हाँ, एडिशन में कम्यूट होगा। नहीं, फंक्शन पूछ रहा है। एंगुलर मोमेंटम, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा है जो कम्यूट नहीं करेगा। स्मॉल एंगुलर, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये रोटेशन में डिस्कस करेंगे। लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, वो कम्यूट नहीं करता, उसको वेक्टर कंसीडर नहीं करते। सो इसके बाद नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, पूरा रिलेटिव वेलोसिटी इस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे बेस्ड है। विदाउट सब्ट्रैक्शन आप रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जब आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे एक और वेक्टर आएगा विच इज रिजल्टेंट वेक्टर आर। एक्चुअल में ना वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसा अलग से कोई ऑपरेशन नहीं है। अलग से वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन जैसा कोई ऑपरेशन नहीं होता। जैसे आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहते हो ना, दैट इज सिंपली वेक्टर ए में आप नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं और इसे आप कह रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर।
जैसे आप कह रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन, अगर वेक्टर ए में आपने नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को ऐड कर दिया तो उसे आप कहोगे दैट्स सब्ट्रैक्ट करें। a माइनस बी मीन्स a प्लस माइनस ऑफ बी। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ a from b is equivalent to adding minus b to a। सब्ट्रैक्शन का मतलब है a में आपने माइनस b को ऐड कर दिया, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सो देखो इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ये वेक्टर a मान लेते हैं, ये वेक्टर b मान लेते हैं। अच्छा, अब से हम कभी भी ट्रायंगल लॉ यूज नहीं करेंगे। हमेशा आपके पास जब भी आएगा पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ आएगा। वेक्टर a एंड वेक्टर b दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। आपको माइनस b चाहिए तो माइनस कैसे लेकर आएंगे? अगर एक वेक्टर का नेगेटिव कह रहा है अभिजीत, वेक्टर का नेगेटिव कैसे आएगा? सर उल्टा उल्टा डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन रिवर्स कर दो, बिल्कुल। b को यहां ले जाओ, माइनस b कर दो, डायरेक्शन रिवर्स कर दो, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं हुआ, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। यहां पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, वो डायगोनल आपको रिजल्टेंट वेक्टर आर शो कर देगा। ये जो डायगोनल है सर, इसका मतलब जो पैरेललोग्राम लॉ है में है सर, सर उसमें जो दो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो हमेशा नेगेटिव में होती है, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव में होती है। एडजेसेंट साइड कहाँ? नहीं नहीं, एडजेसेंट साइड तो पैरेलल होती है अर्षित। सर मतलब सॉरी, जो को इनिशियल साइड्स होती हैं, को इनिशियल साइड्स ए और बी, इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। ये नेगेटिव का है, दोनों एक दूसरे के कहाँ नेगेटिव है? देखो ये ए है और ये बी है, नेगेटिव कहाँ रहा है? कुछ कंफ्यूजन है तुम्हारा? दोबारा बताओ मुझे, परेशान करेगा न्यूमेरिकल्स में। ए और बी एक दूसरे के नेगेटिव थोड़ी ना है, बी और माइनस बी एक दूसरे के नेगेटिव है। ये जो ऑपोजिट साइड लिया ना मैंने, बिल्कुल ये एक दूसरे के नेगेटिव है। ए एंड बी नेगेटिव नहीं है। देखो अगर ए और बी नेगेटिव होते तो ए अगर यहां जाता तो बी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता, ऐसा तो नहीं हो रहा। ओके सर, थैंक यू सर, समझ गया। Excuse me, sir. हाँ So the cross products of these vectors will also follow this commutative law. क्रॉस प्रोडक्ट नो, डॉट प्रोडक्ट will follow commutative law, not cross product. Dot Why? will follow commutative because cross involved direction. The direction of A cross B is exactly opposite to that of B cross A. But जब आप डॉट करते हो then dot is scalar product, direction involved नहीं होता है, it commutes, cross नहीं करेगा। अगर A cross B outwards आ रहा है ना तो B cross A inwards, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। ठीक है मानस? Thank you, sir. ये एंगल कितना होगा? इफ दिस इज थीटा तो ये जो एंगल बचेगा दैट इज 180 माइनस थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है। तो आर का जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे देन मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, ये थीटा तो जो बचा हुआ है दैट इज 180 माइनस थीटा। पहले ए और बी में एंगल थीटा था, ए और माइनस बी में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। अब यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मुझे माइनस लेना चाहिए। माइनस साइन डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ भी नेगेटिव नहीं आएगा। मैं ऐड कर रहा हूँ ए और माइनस बी को, बट दोबारा सुन लो, दिस माइनस इज इन डायरेक्शन ओनली, मैग्नीट्यूड में नहीं है। तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ भी माइनस नहीं आएगा। बट जिन लोगों के पास ट्रिगो है उन्होंने इतना जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लोगे दैट cos 180 माइनस थीटा इज माइनस ऑफ cos थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो जाता है। तो जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे इट्स रूट ओवर इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। नाउ तो ये रिजल्टेंट है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा को आप माइनस cos थीटा लिख देंगे।
यहाँ तक बताइए, क्लियर है? यस सर। ये आप ट्रिगो में करोगे? हाँ, क्लियर है ये सर। मैं प्रूफ नहीं करा सकता, या तो कर लिया होगा या आप करेंगे ट्रिगो में। इसी तरह से जब आप बीटा कैलकुलेट करोगे, बीटा एंगल किसी एक वेक्टर के साथ लोगे, मान लो आपने बीटा ए के साथ, तो tan बीटा का जो रिलेशन होता है ये होता है b sin थीटा, लेकिन वेक्टर्स में जो एंगल है दैट्स नॉट थीटा, दैट्स 180 माइनस थीटा। a plus b cos theta, a plus b cos, it's 180 minus theta. So sin 180 minus theta is sin theta. Cos 180 minus theta is minus of cos theta. इसे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. So your tan beta will be b sin theta by a minus b cos theta. मैं फिर ये कह रहा हूं, ये माइनस साइन मैग्नीट्यूड में नहीं है, ये माइनस साइन कॉस की वजह से आ रहा है। यहां मैंने माइनस बी का स्क्वायर या माइनस बी नहीं किया। वेक्टर माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी बी होता है, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन नहीं आता। इतना लिखो जल्दी से, टाइम हो गया, अब आगे बढ़ना आंसर हो गया। कोई कौन है जो थका हुआ सा लग रहा है मुझे? कौन थक गया? सर आप एक ओलंपियाड का बता रहे थे। सर ओलंपियाड की डिटेल्स में भेज दूंगा। ओलंपियाड्स, हाँ कुछ इंटरनेशनल ओलंपियाड्स हैं, इनकी डेट्स और इनकी डिटेल्स में भेज दूंगा आपको। कुछ होंगे इंटरनेशनल ओलंपियाड्स अभी, मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के होते हैं। आप जितना कर रहे हो ना जेई के लिए, इसकी बेसिस पर सारे ओलंपियाड्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है सिलेबस में, जो डिफरेंस होगा वो उन लोगों से करा दूंगा जिन्होंने अभी रिसेंटली क्लियर किया। सर एएमसी तो एकदम अलग होता है। ना बिल्कुल अलग नहीं होगा, दिखाऊंगा तुम्हें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। ओलंपियाड पास करके क्या होता है सर? एग्जाम देकर क्या होता है सर ओलंपियाड? क्या होता है अभी ना, मेरी क्लास है, 2 मिनट रह गए, मैं तुम्हें इसको बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, सारी डिटेल्स दूंगा। सर एक क्वेश्चन, जैसे ये b माइनस b है ना, एक जो आप नीचे को खींचा है, r का भी वही सीन है a के साथ? r का भी नहीं समझ में आया सर। r भी a का मतलब डायरेक्शन उल्टा है? नहीं, देखो तुमने सिर्फ b का डायरेक्शन उल्टा किया। तुमसे मैंने कहा था कि a और b को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? तो a और b को सब्ट्रैक्ट करने की जगह तुमने क्या किया, a में माइनस b ऐड कर दिया, ठीक? तो माइनस b क्या होगा, b का डायरेक्शन अलग हो गया, तो ये a और इसमें माइनस b ऐड कर दिया। इसे ऐड करके एक रिजल्टेंट आया r, इट्स प्लस r। माइनस r तो यहाँ जाएगा इसका। हर्षित मिसाल, शायद तुम्हारा क्वेश्चन ना समझ नहीं पाया, दोबारा पूछो। सर बस एक चीज क्लियर करो, जैसे आपने a और b ले रखा है पॉजिटिव का, जो ऊपर को है ना, जिनके बीच में एंगल थीटा है, राइट? उसका r उनके बीचों बीच होगा, आई मीन उनके बीच में होगा। हाँ, सर एक बार खींचना। बिल्कुल। अच्छा। सर एक मिनट। हाँ, यहाँ होगा। यस। और इसका उल्टा जस्ट इसका 180 डिग्री उल्टा होगा ना? हाँ 180, ये नहीं होगा इसका उल्टा 180। a खुद देखो ना, a प्लस बी और a माइनस बी दो अलग अलग चीजें हैं ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी के रिजल्टेंट ऐसे नहीं हो सकते कि सेम मैग्नीट्यूड के हो, ठीक है? मतलब ये जो आपने r वेक्टर ड्रॉ किया रिजल्टेंट वेक्टर, उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? ये जो r मैंने ड्रॉ किया था यहाँ, या ये वाला नीचे वाला r, ऊपर वाला येलो वाला, उसका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये है अगर, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ जाएगा माइनस r, मतलब माइनस b के राइट को, माइनस b के लेफ्ट। हाँ राइट लेफ्ट जो भी है तुम्हारा, मेरा कैसे हो जाएगा, ठीक है? हाँ समझ गया। हाँ जी, हाय मैत्री, सॉरी मैंने देखा नहीं तुम्हें कि तुम बार मैसेजेस किए जा रही थी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ लास्ट बोलो। सर वेक्टर्स, अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स की वैल्यू 0 हो सकती है? इसको जीरो वेक्टर कहते हैं। तो 2 0 वेक्टर्स में सारी आइडेंटिटीज रॉन्ग नहीं फिर हो जाएंगी? क्यों?
क्यों अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आता है तो उसमें भी तो कम्यूटेटिव लॉ लग जाएगा 0 + 0 = 0 + 0। हाँ कम्यूट तो करता ही है वेक्टर। अच्छा सब्ट्रैक्शन में हाँ सर। डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन की वजह से नहीं लगेगा। मैं मानस बहुत सही क्वेश्चन ढूंढ के लाया लेकिन डायरेक्शन की वजह से नहीं लगेगा। तो देखो ना ए इसका और इसका अगर तुम डायरेक्शन लोगे, जीरो का मतलब यही है ना कि मैग्नीट्यूड ही जीरो है, डायरेक्शन तो हो सकता है। ये ना तुम जिस लेवल का कंसेप्चुअल पूछ रहे हो उस लेवल में सोचो। जीरो का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड इज जीरो, डायरेक्शन हो सकता है। सो डायरेक्शन जीरो होने का मतलब है तुम इसका मतलब a माइनस बी यहाँ आएगा, है ना? जब तुम माइनस ए लोगे तो उसका डायरेक्शन अलग जाएगा। तो ये 0 - 0 और ये 0 - 0 अलग अलग डायरेक्शन हो जाएंगे। सर पर जीरो का डायरेक्शन कैसे हो सकता है? ये भाई जब जीरो को हम एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं तो उसे एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन दे सकते हैं। वो जिस लेवल पे कंसेप्चुअल पूछ रहा है उस लेवल पर आप जीरो को दे सकते हैं डायरेक्शन। चलो भाई हो गया, मेत्री आ गई, अब कोई पढ़ाई नहीं हो सकती। ठीक है सर, बाय। थैंक यू सर। चलो ओके बाय। तुम लोगों की बायो क्लास है क्या अभी? हाँ सर। इसी मीटिंग आईडी पर? पता नहीं सर। यस सर। अच्छा यही मीटिंग आईडी है। चलो मैं निकलता हूँ फिर। चलो ओके बाय। कोई आया है इसको, किसी को मैं होस्ट बना सकता बाय हूँ? बाय सर। बाय बाय। तो मेरे को हाँ जरूर जरूर। रविराज यार कुछ समझ में आया आज? क्या हुआ अर्षद, कौन सा नंबर शेयर कर रहा है? सर वो पागल कोई हो गया ना, मेरे शुरू नाम में से रह है। रहे। अबे नहीं, कोई मेरे नाम से है, मैं नहीं हूँ वो। मेरे लिस्ट में कैपिटल एच है। अच्छा ये कौन हो सकता है? रुको एक मिनट। सर मेरे तुम्हारा को होस्ट बना कैपिटल दो। एच है? एक मिनट रुकना, एक मिनट। हाँ मेरा देखो, मेरा पर्पल कलर का कैपिटल एच होगा मेरा। लास्ट में 2 एक्सक्लेमेशन मेरे ही है। इसने भी वही चला गया। चले गया। डर गया। चलो मैं वही कहूँ, मैं तो कुछ लिख नहीं रहा, अपने आप कैसे आ गया। सर मेरे को होस्ट बना दो। हाँ मैं बना रहा हूँ, सबको होस्ट बना रहा हूँ, मैं सभी को होस्ट बना के रहा हूँ। अरे बायो वाले सर को क्या हुआ? भाई निष्कर्ष मैं तुम्हें होस्ट बना रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ।